Hello everyone, welcome to Web Academy Digital Platform. Myself अनुराग भारद्वाज, केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टी या सॉलिड स्टेट आया कहाँ से है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यूनिवर्स में। ठीक है, अगर आप बात करते हो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में दो ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट इज़ द मैटर एंड सेकेंड थिंग्स है एनर्जी। इन दो चीज़ के अलावा कोई कुछ होता है नहीं भाई, एनर्जी। अगर आप बात करते हो मैटर को लेकर के, तो मैटर को फर्दर टू पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, आप बोल सकते हो सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हो, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा एंड एक और आता भी है बोस-आइंस्टाइन। ध्यान रखना बच्चों कि ये जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन होती है, ये दोनों जो होती है भैया नॉर्मली ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इसको डिटेल में या फिर इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता या फिर हम लोग पढ़ते नहीं हैं। बाकी का अगर आप बात करोगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली और हमको देखने को भी मिलता है अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में। सो इसके बिहाफ पर आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी को, तो केमिकल प्रॉपर्टी को अगर फर्दर कैटेगराइज किया करोगे तो आप ये फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे प्योर सब्सटेंस बोलोगे, और एक और आता भी है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिक्सचर। ठीक, लेकिन प्योर सब्सटेंस को फर्दर अगर हम लोग देखेंगे, इसको टू पार्ट में फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट, हाँ वही एलिमेंट जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। ठीक है, और दूसरा आप पढ़ोगे कंपाउंड के बारे में देखोगे। ठीक, चलो एलिमेंट की अगर बात करोगे, एलिमेंट इज द मेडअप ऑफ वन टाइप ऑफ अ एटम। सिंगल टाइप यानी सेम टाइप के एटम से बना होगा तो वही एलिमेंट होगा। जो पीरियोडिक टेबल में आप 118 एलिमेंट्स देखते हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, वो सभी एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं जो कि उसी के सेम टाइप के एलिमेंट बना होगा। अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने ही हाइड्रोजन के एटम से बना होगा। लिथियम या पोटेशियम, ये सभी प्योर टाइप के एटम से बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये फर्दर भैया एलिमेंट जो होता है ना, ये 3 इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर बात करें तो जैसे कि अगर बात करते हो तो ये होता है एक मेटल के फॉर्म में, नॉन मेटल तो बात करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड के फॉर्म में भी आप देखने को मिलता है। ठीक है, कंपाउंड की बात करोगे भैया, तो कंपाउंड सिंपली अगर आप बात करोगे तो कंपाउंड को आप ये कह सकते हो कि ये 2 आर मोर देन 2 या 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, वो भी फिक्स रेशियो में। ठीक है, तो आप कंपाउंड करोगे। एग्जांपल अगर लेते हो HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो, ये सभी आपके कंपाउंड्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि जो 2 आर मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स एक फिक्स रेशियो में ये क्या है, कंबाइन होकर के बने हैं, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। मिक्सचर की अगर बात करोगे भैया, तो मिक्सचर आपका फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपको मिलेगा भैया होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस में आप ये बोल सकते हो, सिंपली ये बोल सकते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है भैया, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक आपको होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जबकि ये क्या मिलेगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, इसकी जो मिक्सचर का होगा, आप सेकेंड चैप्टर जब आप सॉलिड सोल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहाँ पे सोल्यूशन की प्रॉपर्टी में मिक्सचर को आपको डिफाइन किया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करोगे, जैसे आपका हो गया मिल्क हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नॉन हेट्रोजीनियस में आप देख सकते हो वाटर एंड सैंड। ठीक है, सैंड और वाटर को आप ले गए तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को आप इजिली
इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप इजीली तरीके से इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो बच्चों यहाँ से निकल करके आया है, ध्यान रखना इस बात को कि जो सॉलिड स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट और आपका लिक्विड स्टेट में आपका यहीं पे पढ़ाया जाता है भैया सोल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। गैसियस स्टेट आपका क्लास 11th में गैसियस स्टेट पढ़ चुके हो। ठीक है, सो आपका ये जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th का टॉपिक होगा, जबकि ये क्लास 11th में आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो बच्चों चलो हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड की है क्या चीज़ सॉलिड स्टेट? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। ठीक है, चलो बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड, व्हाट इज द सॉलिड? तो देखो सॉलिड को क्लासीफाई करने के लिए अगर हम बोले तो बहुत सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हो। इनके जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसके बिहाफ पर इसको बहुत इजी तरीके से इनके सारी प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड के लिए आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। क्यों होते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो ये तो पास पास होते हैं, ये क्लास 9th में या छोटे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि जो सॉलिड बनता है भैया, ये एक्चुअली क्या होता है कि 2 एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने की वजह से ये दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। जब इनके बीच में अगर हम लोग बात करेंगे 2 एटम के बीच को जो बोला जाता है डिस्टेंस बोला जाता है बच्चों, उस डिस्टेंस को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास होते हैं। पहली बात हो गई। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज में सबसे ज़्यादा किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो अगर आप बात करोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को आपको मिलता है पहले सबसे ज़्यादा सॉलिड में देखने को मिलेगा, फिर लिक्विड में देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट गैसियस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हम लोग की बात हो गई कि ये दूसरे के पास पास के होते हैं, क्योंकि इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड बात। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें भैया तो एक दूसरे के पास पास होने की वजह से इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल या बहुत ही कम होती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ये अपनी पोजीशन पे क्या होता है, फिक्स पोजीशन पे ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हो कि ये जो पॉइंट्स, ये जो एटम्स हैं, ये एटम इधर उधर कहीं पे एक प्लेस से दूसरी जगह पे ये कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, किसी तरह का मोशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहना गलत होगा, ध्यान रखना। मैं अगर बात करूंगा, अगर मैं कहूंगा तो इनके जो मोशन होते हैं ये बच्चों ध्यान रखना ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर बात करोगे ये वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन अपने आप को जगह शो करते हैं। तो आप जानते हो ये कह सकते हैं इट कैन नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, बट कैन शो ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों ध्यान रखना, ऑसिलेटरी मोशन में दोनों आ रही है कि अपनी ही जगह पे ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन ये शो करेंगे। ठीक है, ऑसिलेटरी में आप ये कह सकते हो वाइब्रेट। ठीक है, सेकेंड आप अच्छी तरह जानते हो, ये तो होगा आपका जो अच्छा वाली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड अगर आप बात करोगे तो इनके जो फिक्स वॉल्यूम होते हैं, ठीक है भैया बोल सकते हो, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है। और आप बात करोगे कि ये इनकी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। थर्ड अगर आप बात करोगे तो ये भैया हाई डेंसिटी होती है, हाई
डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होने की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है भैया, हाई डेंसिटी होने की वजह से आप ये बोल सकते हो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता भैया, और आप बोल सकते हो इसकी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ये हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट की। लेकिन अगर आप बात करोगे सॉलिड स्टेट कितने पार्ट में कैटेगराइज होता है, इसके टाइप की बात करोगे तो सॉलिड स्टेट भैया जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला जो मिलेगा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आपको एमार्फस सॉलिड, ठीक है। सो चलो भाई अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉलिड को लेकर के। सॉलिड के भैया 2 टाइप आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आपको मिलेगा एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। देखो भैया अगर आप बात करोगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनो भैया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ट्रू सॉलिड बोलोगे, ट्रू सॉलिड कहते हो, ठीक है, ट्रू सॉलिड। जबकि इसे कहोगे स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड देखने को मिलेगा। ये स्यूडो सॉलिड जो होता है एक तरह से बोल सकते हो व्हाट इज द स्यूडो, स्यूडो बोल सकते हो एक तरह से छलावा या झूठा देखने में होता है, बट रियल में जो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। चलो भैया इनको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड और एमार्फस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझना है तो यहाँ पर इसको भी फर्दर अगर दे सकते, इसकी प्रॉपर्टी जो बनाई गई है सॉलिड की प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट के बिहाफ पर भी इसको एक्सप्लेन किया करते हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप देखोगे तो कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की मैं अरेंज करके दिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। देखो इसको हम लोग A मान लेते हैं और ये आपका B होगा, फिर A होगा, फिर जो शेडेड वाला होगा वो B होगा और नॉन शेडेड वाला आपका A होगा भैया, ठीक है। तो शेडेड वाला B, शेडेड वाला B कर लो, शेडेड वाला B कर लो, शेडेड जितने हैं वो सभी B कर लो, ठीक है। इधर A, इधर आपको B, फिर A, फिर B, फिर A देखने को मिलेगा। इस एक्सिस पे इधर भी जाओगे तो A मिलेगा, फिर B मिलेगा, फिर A मिल रहा है। जबकि यहाँ पे आपको जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, लेकिन बिल्कुल आप ये बोल सकते हो ना इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। इनकी जो ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट का ऑर्डर होता है, रैंडमनेस होता है। कभी A आएगा तो कभी B आएगा, B के बाद A आना चाहिए था, नहीं भैया, फिर B का अरेंजमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फिर A आया, फिर A ही चला आया। यहाँ पे A के बाद B आना था, A आया, फिर A आया, फिर B आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आया, फिर A आया, फिर B आया, फिर A आया, फिर B आया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पे देखोगे भैया जो शेडेड वाला उसको B पार्टिकल मान चलना, A पार्टिकल है। तो एक काम करते हैं, इसी के बिहाफ पर हम लोग एक एक चीज़ों को अरेंज करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है कि लॉन्ग, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको आप कहोगे सर ये आपका क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है क्या चीज़, ये कहोगे कि मॉलिक्यूल का जो है वो अरेंजमेंट किया कहोगे, ठीक है। इधर देखो अगर आप इधर ट्रेवल कर रहे हो तो हमारे पास इस ऑर्डर में क्या जा रहा होगा, इस एक्सिस में जाओगे तो हमको क्या मिल रहा है, A B A B A B, इनफाइनाइट टाइम तक चले जाओगे तो एक हमको डेफिनेट पार्ट में इसकी अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, A B का रिपीटिशंस मिल रहा है। अगर इस एक्सिस पे आप ट्रेवल करोगे A B तो ये इस एक्सिस पे भी A B का आपका रिपीटिशंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप स्यूडो सॉलिड में या फिर आप एमार्फस में मूव करते हो तो एमार्फस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल ही इरेगुलर है, बिल्कुल रैंडमनेस है। तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर A मिल रहा है, फिर B मिला, एक तरह से बोल सकते हो इरेगुलर हमको देखने को मिल रहा है, इरेगुलर हमको देखने को मिलेगा। अगर इस एक्सिस पे जाओगे तो भी हमको कैसा मिल रहा है भैया, इरेगुलर ही देखने को मिल रहा है।
तो इसी के बिहाफ पर आप ये बोल सकते हो, जब इरेगुलरिटीज मिल गई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ज़्यादा देर तक नहीं, एक बार बी के बाद तुरंत ए आना चाहिए था, फिर से बी आ गया, तो आपका यहीं पे रेंज खत्म हो गया, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, जबकि ये क्या होगा आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ड्यू टू, अब इसे बोलोगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर ड्यू टू द डेफिनिट अरेंजमेंट या डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जबकि यहाँ पे आप शॉर्ट रेंज के लिए आप क्या कहोगे, शॉर्ट रेंज में क्या कहोगे, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आता है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आता है ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है, जबकि ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है, आइसोट्रॉपिक नेचर या आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या है, एक्चुअली इसी को समझाने के लिए मैंने आपको मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया है, ढंग से देखना समझना। एन आइसोट्रॉपिक कहता क्या है, एन आइसोट्रॉपिक ये कहता है द फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट या डिफरेंट डायरेक्शन, आप बोल ज़्यादा बेहतर होगा, डिफरेंट डायरेक्शन। जबकि आइसोट्रॉपिक के लिए क्या कहोगे, द फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर आप देखो भैया कि यहाँ पे इस एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो हमको ऑर्डर कैसा मिल रहा है, सर इस एक्सिस पे हम लोग ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे तो हमको इस डायरेक्शन में करेंगे तो हमको ए बी का ऑर्डर मिल रहा है, जबकि इस डायरेक्शन कर रहे हैं तो भी ए बी का जरा सा। लेकिन अगर इस एक्सिस में मूव कर रहे हो तो हमने क्या मिला, हमको ए बी मिल रहा है। अगर इस एक्सिस पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बोलोगे सर इस एक्सिस पे तो हमको लगातार ए का ही रिपीटिशंस मिल रहा है, लेकिन अगर वहीं पे आप दूसरा देखोगे, इस एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो सर बोलोगे सर ये बी और बी का रिपीटिशंस मिल रहा है। तो भैया जरा सा भी आपने एंगल चेंज कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीटिशन की प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है। तो इसी की वजह से आप यहाँ पे देखोगे, अगर इस एक्सिस पे ट्रेवल करोगे तो ए बी की फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, अगर इस एक्सिस पे ट्रेवल करोगे तो आपको बी का फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, जबकि इस एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो तो आपको ए का फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप बोलोगे द फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन को चेंज किया, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई, जिसको आप कहोगे एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है। जबकि आइसोट्रॉपिक नेचर जो होता है भैया वो आपको एमॉर्फस सॉलिड शो करता है, ठीक है। इसमें आप देखो, अगर आप इस एक्सिस में मूव करते हो तो बोलोगे कैसा आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो बोलोगे सर ये तो हमको इरेगुलर ऑर्डर देखने को मिल रहा है। जबकि अगर फिर इस पे अगर बोलोगे चलो इस एक्सिस में देखते हैं तो इस एक्सिस में इरेगुलर मिल रहा है, अगर इस एक्सिस में देखोगे तो भी आपको इरेगुलर ही देखने को मिलेगा, इस एक्सिस पे अगर आप ट्रेवल करोगे तो भी इरेगुलर, इस एक्सिस पे करोगे तो भी इरेगुलर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो आपको जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट होता है वो आपका इरेगुलर ही फॉर्म में अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी वो हर जगह इरेगुलर वाली या इरेगुलर प्रॉपर्टी ही शो करेगा। इट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये होगा, ठीक है। सेकेंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा भैया, ये आप बोल सकते हैं बहुत ईजी है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प होता है, डेफिनिट होती है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, या आप बोल सकते हो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि बोल सकते हो डज नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो भैया एक इसकी जो अरेंजमेंट होने की वजह से ध्यान रखना, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। एक पॉइंट और मैं आपको कहना चाहूँगा भैया, यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बोलोगे कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज टूल से अगर कट करते हो, ठीक है, किसी शार्प एज टूल से बीच में अगर कट करोगे तो इसका जो कटिंग जो पार्ट होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, इसका कटिंग पार्ट जो होता है वो स्मूथ होता है। जबकि वहीं पर अगर आप
एमार्फस सॉलिड को अगर किसी एमार्फस सॉलिड को किसी शार्प एज टूल से बीच से अगर कट करते हो तो यहाँ पे जो कटिंग का पार्ट होता है, कटिंग का सरफेस जो होता है वो इरेगुलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, अगर आप इसके एग्जाम्पल लेना चाहते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल ध्यान रखना भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल आपको मिलेगा NaCl मिलेगा, क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, NaCl और क्वार्ट्ज। जबकि एमार्फस सॉलिड का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लास ले सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक ले सकते हो, ग्लास, प्लास्टिक। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से इस रिलेटेड से एक छोटा सा इसी पॉइंट से जो ग्लास होता है, ध्यान रखना बच्चों, ग्लास आपका एमार्फस होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड पॉइंट से लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड या किसी एग्जामिनेशन में, जो एंशियंट टाइम के बने हुए बिल्डिंग्स होते हैं उसमें विंडो में लगे हुए जो ग्लास होता है वो टॉप पॉइंट पे थिन होता है और बेसिक जो पॉइंट होती है अगर बात करें बेस पर थोड़ा सा थिक होता है। क्यों? उसका लॉजिक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका जो ग्लास में जो इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से वीक होते हैं, साथ में एमार्फस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोइंग टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ग्रेविटी के प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, डाउनवर्ड फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है, थिक हो जाती है, और बेस पॉइंट पे क्या होती है, थोड़ी सी टॉप मोस्ट पॉइंट पे थिन हो जाती है और नीचे जो बेस पे होता है वो आपका क्या होता है, थिक हो जाता है। दूसरा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंशियंट टाइम के एंशियंट बिल्डिंग में जो विंडोज होती हैं उसका जो ग्लास होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, दूधिया या व्हाइटनेस क्यों दिखने लगता है। सेम आंसर मिलता है भैया कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोइंग टेंडेंसी होने की वजह से ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं, वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाते हैं। तो उसकी वजह से अब ये क्या करते हैं भैया कि इनकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज होने की वजह से इनके अंदर थोड़ा सा मिल्कीनेस देखने को मिलता है। ठीक है, सो बच्चों ये रहा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। तो ध्यान रखना एमार्फस सॉलिड अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड ही कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे हम लोग अपने क्लास 12 के स्टैंडर्ड लेवल पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।